हमारे साथ सीधा एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रही हैं कविता जी। कविता जी, पहला सवाल आपसे यही, 62,150 में से मतलब बहुमत का आंकड़ा आप लोग नहीं छू पा रहे हैं, जीत या हार समझ में आ रहा है? बिल्कुल जीत रही है। टीआरएस अपने ओन पे जीत रही है, मेयर भी बना रही है। इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। वी आर स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सवाल ये उठा कि क्या विकास बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति, इस बार जो इश्यूज डोमिनेट कर रहे थे वो ये था कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, दूसरी तरफ इशू उठा कि सर्जिकल स्ट्राइक पुराने हैदराबाद में कर देंगे, और उधर से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन नहीं होगा। ऐसे में आपकी जो ये गिरावट है सीटों की, क्या आप लोग भी शिकार नहीं हो गए उस पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स का? क्योंकि बीजेपी 4 से 43 पर पहुंचती दिख रही है कविता जी। देखिए अंजना जी, हम तो सीधे लोग हैं, हम हार्डवर्क करते हैं, सादगी से काम चलाते हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते नहीं है। लेकिन बीजेपी का एमआईएम का जो तू मैं है, इसके वजह से हैदराबाद में एक ऐसा माहौल बना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को एक कन्फ्यूजन सा हो गया है। और ये बीजेपी का आदत है ही है कि जब इश्यूज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं तो कन्फ्यूज करके छोड़ने के प्रयास करते हैं लोगों को। हम तो इश्यूज के बारे में ही बोले हैं, हम प्रोग्रेस के बारे में ही बोले, आगे चल के भी ऐसे ही बोलेंगे। और प्रोग्रेस के बारे में बोल के, डेवलपमेंट को दिखा के आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ये जो तू मैं वाली पॉलिटिक्स जो है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हैदराबाद से ही उनका रोक शुरू हुआ है। आपको नंबर लग रहा है ज्यादा बीजेपी का, लेकिन बीजेपी का दावा क्या था कि हम मेयर बनेंगे, लेकिन मेयर नहीं बन पाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाए, क्योंकि वो 4 पे थे, उनका 40 तो अभी 1000% ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन हम 100 पे थे, तो हमारा सिचुएशन अलग है। तो ये नंबर्स नहीं, हमें सिचुएशन देखनी चाहिए। अगर हैदराबाद पूरा कैरी होता इनके रेटोरिक स्पीचेस में तो मेयर उनका बनता। आज अंजना जी, मैं आपके जरिए लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी इलेक्शन होता है, किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है, बीजेपी का मेन प्लैंक क्या होता है? डेवलपमेंट नहीं होता है। मेन प्लैंक सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइजेशन वाली बातें होती है। बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहां पे बोलते हैं कि 300 घुसपैठिया है, हैदराबाद में इलेक्शन हुआ बोलते हैं यहाँ पे रोहिंग्या है। तो मैं आपसे आज सीधा पूछना चाहती हूँ, लोगों को समझने की बात है, अगर बिहार में 300 लोग घुस के आए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। हैदराबाद में रोहिंग्या है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वो अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए डाइवर्शन पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हैदराबाद की जनता ने उनको रोक के दिखाया है आज। और कल को जब तेलंगाना में ये जो बड़े बड़े एम्बिशन के साथ तेलंगाना में आ रहे हैं कि यहाँ सरकार बनाना है, ये तो नामुमकिन है। क्योंकि देखिए आज हम, हैदराबाद एक इकोनॉमिक इंजन है तेलंगाना का, यहाँ वेल्थ क्रिएट करके हम पूरे तेलंगाना में बांटते हैं। आज जो हमारा किसान का स्कीम है, जो पर एकड़ हम 10,000 रुपीज पर एवरी क्रॉप देते हैं किसान को, उसका नकल मार के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया 6,000 रुपीज जो फार्मर्स को देते हैं, लेकिन उसका पायनियर तेलंगाना है। और आज हमारे पास इतना अच्छा स्कीम है फार्मर्स के लिए, जो फार्मर का इंश्योरेंस होता है, किसी भी वजह से फार्मर मर जाता है, उनके घर में इमीडिएटली विद इन 1 वीक 5 लाख रुपया पहुंचता है। क्या इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है कहीं पे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में? आज दिल्ली में किस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है फार्मर के साथ? तो ये सारी भी सोचने वाली बातें हैं। और वेलफेयर जब लेके चलते हैं तेलंगाना में, आज पेंशन हमारे स्टेट में 2,000 रुपया देते हैं, और डेस्टिट्यूट सिंगल वुमेन को और अपाहिज लोगों को 3,000 देते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी रूल स्टेट है मैडम, वहां पे 500 रुपीज देते हैं। तो मैं आपको अंतर एक बताना चाहती हूँ कि परफॉर्मिंग गवर्नमेंट वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट की कैसा अंतर होता है। और यही योगी जी हमारे पास आके बोलते हैं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करना चाहिए, तो लोगों ने रिजेक्ट किया है इनका आर्गुमेंट। इनके चाहे थोड़े नंबर बड़े होंगे, इसके अनेक कारण। मैं क्या बोलती हूँ, नाम नहीं, काम बदलना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड बदलनी चाहिए, बच्चों को जॉब्स मिलने चाहिए, पीस होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पे इलेक्शन चलना चाहिए। लेकिन अगर नाम बदल के, देखिए इलाहाबाद का आज नाम बदला है उन्होंने प्रयागराज करके, तो वहां पे एक्चुअली बदलाव क्या हुआ है मुझे ये बताइए? एक्चुअली सड़कें बदली है क्या? वहां पे लाइफस्टाइल बदला है क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के रिटोरिक पॉलिटिक्स को रोक लगना चाहिए। ये हैदराबाद से ही शुरू हुआ, ये बताने के लिए मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन कविता जी, 43 सीटें एक इशारा तो कर रही हैं कि दरवाजे में उन्होंने पैर अटका दिया है।
वहां से एंट्री होगी। जब बाइपोल्स में दुबक में वो जीते, उसके बाद से 10 नवंबर के उन नतीजों ने उनको उत्साहित किया। पूरी ताकत झोंकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ और खुद अमित शाह पहुंचे। क्या दरवाजा उन्होंने अटका दिया है दक्षिण भारत के लिए? इस टेम्पलेट को वो यूज करेंगे अब दक्षिण भारत में। मैम, कितनी दर्दनाक बात है। दिल्ली में किसान को आने नहीं देते हो और सारे वरिष्ठ नेता हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए हैदराबाद पहुंच जाते हैं। इनकी प्रायोरिटी क्या है मैम, ये सोचने वाली बात है। अगर दक्षिण भारत में आपको आना है, दक्षिण भारत में आपको बीजेपी का झंडा लहराने का इरादा है, तो डेवलपमेंट के बारे में बोलिए। यहाँ का पॉलिटिक्स अलग है मैम। यहाँ की जनता डेवलपमेंट देखती है। यहाँ की जनता चाहती है कि परफॉर्म करे, वादा करके। जुमलेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। 15 लाख रुपया बोला था देंगे, कहाँ मिला है मैम, किसको मिला है? इस पर भी उनका क्लेम है, ये सवाल पूछेंगे ना जब बीजेपी यहाँ पे आएगी। जी, इस पर भी उनका क्लेम है कि साइबराबाद हैदराबाद तब रोशन हुआ जब उन्होंने यहाँ पर, वहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी। उनका कहना है कि आज हैदराबाद की सड़कों से लेकर तमाम जितने भी वहां पर एक साइबराबाद जो वो बना, उसमें एक ढलान आ रहा है। वो कहते हैं कि हम वापस उसको वहीं पर उसी ग्लोरी ऑफ, जिसे कहते हैं प्रोग्रेस, बनाएंगे। मैम, ऑलरेडी प्रोग्रेस हुआ राज्य में, आप क्या बदलाव लाओगे? मैं कहती हूँ हैदराबाद में अभी कोरोना हुआ है। हैदराबाद में अभी अनफॉर्चुनेटली 100 ईयर्स में एक बार आने वाला फ्लड आया है। तो फ्लड के टाइम पे क्या आप हमारे साथ थे? आप हैदराबाद को सुंदर बनाना अलग बात है। जब क्राइसिस था हैदराबाद में, आप हमारे साथ थे। यही अमित शाह जी के मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से 6 और राज्यों को पैसा गया है। किसी ने पैसा एक भी पूछा नहीं। हमारे राज्य से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1300 करोड़ पूछा है, लेकिन एक भी पैसा हमारे पास नहीं आया। जब हम क्राइसिस में है, बीजेपी हमारे साथ नहीं चलती है, हमारे जनता के साथ नहीं चलती है, अभी आके वोट पूछते हैं, तो आप क्या सुंदर बनाओगे? जब हालत खराब है तब तो हाथ पकड़ के चलना चाहिए। तो ये राजनीति में मैम, जो लोगों के साथ है क्राइसिस के टाइम पे, उनके साथ लोग बराबर रहेंगे। आज टीआरएस के साथ लोग हैं क्योंकि क्राइसिस के साथ हम उनके साथ है। कोरोना का टाइम था मैम, अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ लाखों लोग काम करते हैं। हमने हैदराबाद से मुफ्त में ट्रेन में बिठा के बहुत ज्यादा हमारे लोगों को हमने भिजाया है। हमने उनको हमारे प्रगति का पार्टनर बताया है, माइग्रेंट लेबर को। क्या बीजेपी के किसी स्टेट ने किया है? फ्री में ट्रेन दिया है? क्या केंद्र सरकार ने फ्री में किसी माइग्रेंट लेबर को ट्रेन दिया है? हजारों मील चल के गए मैम, उनके पैरों में इतने बबल्स आ गए थे। तो ये सारी सोचने की बात है मैम। ह्यूमैनिटी का भी कोई एंगल होता है, हमेशा पोलराइजेशन से काम नहीं चलती है। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी इन चुनावों के लिए मैं समझना चाहती हूँ। 10 नवंबर के बाइपोल की हार के बाद क्या आपने स्ट्रैटेजी बदली? आपने ये सोचा कि बीजेपी के साथ अब सीधा मुकाबला करना होगा ना, क्योंकि म्युनिसिपल चुनाव में उन्होंने अपने शीर्षस्थ नेताओं को जमीन पर उतार दिया। आप लोगों ने पोस्ट 10 नवंबर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? क्योंकि ये देखिए, ये 30 सीटों का नुकसान सीधा दिख रहा है। 99 थे आप पिछली बार, तो समझ लीजिए 37 सीटों के आसपास का। मैम, इसका बहुत ज्यादा रीजंस है। एक तो बाय डिफॉल्ट बीजेपी हैज बिकम द अपोनेंट, बट यू शुड रिमेंबर कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी स्टिल इज MIM, नॉट बीजेपी इन हैदराबाद टुडे। व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, पहले टीआरएस है, नेक्स्ट MIM है, नेक्स्ट बीजेपी है। अभी तो ऐसा हालत चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अनटाइमली डेथ हो गया, जी मैम, अभी बराबर चल रहा है। बट MIM was the largest till I saw the number last time. एनीवे, कांग्रेस का जो डेथ है, बिल्कुल कांग्रेस का डेसिमेशन जो है हैदराबाद में, उसके वजह से बाय डिफॉल्ट बीजेपी को थोड़ा स्पेस मिला है। बट दैट डजंट मीन कि वो हमारे वोट बैंक आ जाएंगे। कल को जब पूरे तेलंगाना के लेवल पे इनके जो ख्वाब है, वो तो बराबर हम क्रश करके छोड़ेंगे। हमने बहुत काम किया हमारे लोगों के लिए, हमारे लोग भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। और बीजेपी के जितने भी ये कैंपेन है, हंगामा है, जुमले है, झूठ बोलने की जो आदत है मैम, इसको हैदराबाद की जनता ने आज रोक लगाया है। कल के दिन पूरी तेलंगाना की जनता इन पे रोक लगाएगी। आप तो केसीआर की बेटी है, इसलिए बहुत करीब से देखती होंगी। हैदराबाद में भी ये बात होती है कि बड़ी कोजी रिलेशनशिप है उनकी ओवैसी साहब के साथ। और अमित शाह ने तो वहां जाकर सीधा कहा कि इलू इलू चलता है इनका। मैम देखिए, किसका किसके साथ रिलेशन है आज देश भर की जनता जानती है। मैं ज़्यादा इस पे बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि MIM
एक बात फ्लोट करती है, उसको बीजेपी एग्रीवेट करती है, ये दोनों तू मैं करते हैं, दोनों सीट जीतने का प्रयास करते हैं। वो हैदराबाद के इलेक्शन में भी साफ दिख रहा था। एक ही पार्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात किया टीआरएस ने हैदराबाद में, और जनता टीआरएस के साथ आज है। तो आप ये बात समझ के चलिए मैम, ये जितना भी तू मैं कर ले, जितना भी आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से चले, ऊपर ब्लेम टीआरएस को करे, ये सब तो जनता ने देखा है, इसीलिए जनता ने टीआरएस के साथ दिया है। तो आप रिजल्ट देख लीजिए, कोई किसी पे आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो नई ऊर्जा आएगी है। अगर 43 और 43 का ये आंकड़ा आ रहा है तो इसका अर्थ आप समझ रही हैं कि कविता जी, इसका अर्थ ये है कि जब भी वो फुल फ्लेजेड इलेक्शन कैंपेन अपने शीर्षस्थ नेताओं के साथ करते हैं, जिसमें जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और साथ ही अमित शाह उतरते हैं, तो उनको नतीजे भी मिलते हैं। 4 to 43 बड़ा लीप है। मैम मैं क्या बोल रही हूँ, 4 to 43 अच्छा लीप है, बीजेपी कार्यकर्ता को ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन ये ऊर्जा यहीं तक रहेगा। आगे चल के जो तेलंगाना में इलेक्शन होने वाला है या हैदराबाद में भी इनको सीट बराबर मिले हैं, लेकिन इनका जो अल्टीमेट गोल था वो हमने नहीं होने दिया। तो आगे चल के भी इनका अल्टीमेट गोल क्या है? तेलंगाना में बीजेपी को गवर्नमेंट में आना है। 2023 पर नजर है इनकी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कोई कम नहीं है। कविता जी 2023 पर इनकी नजर है, और भाग्य लक्ष्मी मंदिर से लेकर भाग्य नगर बनाने तक नजर बहुत फोकस्ड है। मैम मैं बोलती हूँ ये 2 साल है। मैं आज आपके सामने बीजेपी से ये डिमांड करती हूँ कि ये 2 सालों में आप हैदराबाद के लिए क्या करेंगे, तेलंगाना के लिए क्या करेंगे, वो करके दिखाइए, तो मुकाबला अच्छा होगा ना। आप आओगे, पोलराइजेशन के बातें करोगे, हम डेवलपमेंट के बातें करेंगे, वो बराबर का मुकाबला कहाँ से हुआ? तो आप इश्यू पे बात करिए। इश्यू बात नहीं करते हैं, कुछ भी जुमलाबाजी करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा तो टक्कर अच्छा नहीं है ना। तो मैं क्या बोलती हूँ, फाइट शुड बी बिटवीन इक्वल्स, फाइट शुड बी फेयर। अगर फेयर होना है तो लेट देम ऑल्सो टॉक अबाउट प्रोग्रेस, लेट देम ऑल्सो टॉक अबाउट डेवलपमेंट, देन फाइट में अच्छा रहेगा। लेकिन आज टीआरएस कार्यकर्ता जो हैदराबाद के मेयर के सीट पे टीआरएस बैठी है, हम में भी ऊर्जा कोई कम नहीं है। हम तो अच्छा मुकाबला देंगे, अच्छे से लड़ेंगे, और 2023 में वापस टीआरएस पार्टी ही तेलंगाना में गवर्नमेंट में आएगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अभी तक के अंकगणित के हिसाब से जो पूरा इलेक्टोरल रोल है, उसमें आपको शायद किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ना पड़े मेयर की कुर्सी के लिए, लेकिन बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो विरासत की पॉलिटिक्स लड़ती हैं, और इसमें वो आप पर भी हमला करते हैं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि केसीआर देखिए पुरोधा थे पूरे तेलंगाना मूवमेंट के, राज्य अलग बना, उनकी पॉलिटिक्स चली, और अब आप पार्टी की तरफ से फील्ड की जा रही है। तो ये जो विरासत वाली पॉलिटिक्स पर बीजेपी हमला करती है, इस पर आपका क्या जवाब होगा कविता जी? जो अब तक मैंने कहा वही बीजेपी करती है ना मैम। इश्यू पे बात नहीं करती है, केसीआर साहब के परफॉर्मेंस पे बात नहीं करती है, विरासत वाले पॉलिटिक्स पे बात करती है। अगर विरासत वाले पॉलिटिक्स की ही बात करना है तो अलग अलग राज्यों में आज क्या हो रहा है वो देखिए। मध्य प्रदेश की क्या हालत है, सिंधिया जी को आपने लिया है, उनका पूरा फैमिली ऑलरेडी बीजेपी में है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है, राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं है क्या? ऐसे हजारों का लिस्ट है, पूरे बीजेपी का गली लीडर से लेके दिल्ली लीडर तक बात करेंगे तो बीजेपी में भी फैमिली पॉलिटिक्स है। इंडिया में हर पार्टी में फैमिली पॉलिटिक्स है, ये पुराना मुद्दा है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जो परफॉर्म करता है वो रहता है, जो परफॉर्म नहीं करता है वो जाता है। टीआरएस पार्टी आज परफॉर्म कर रही है तो है, रहेगी। आगे चल के बीजेपी जो बोलना चाहेगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड, डेवलपमेंट बेस्ड बोलेंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अल्टीमेटली मैम क्लोजिंग में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक तेलंगाना एक नया राज्य है, तेलंगाना राज्य फॉर्म होके 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में हमने जो 60 इयर्स में डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमने ये 6 साल में करके दिखाया। ये मैं नहीं बोलती हूँ, एफसीआई बोलती है, क्योंकि पहले हम नंबर 20 या 21 में थे अनाज के प्रोडक्शन में। टुडे वी आर नंबर 2 आफ्टर पंजाब because we have taken up serious reforms in farm sector. So we have done some true development here. बट बीजेपी अगर एक भी आंकड़ा ऐसा बताना चाहती है तो उनके पास कुछ नहीं है आज देश में बताने के लिए। तो कल को ये तेलंगाना में भी आएंगे तो मुकाबला हमारा जुमले से नहीं फैक्ट से करना होगा। उस टाइम पे उनके पास कुछ नहीं होगा।
तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, विश्वास के साथ बोलती हूँ, जैसे आज हमने हैदराबाद जीता है, कल तेलंगाना को भी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका के कविता, टीआरएस की नेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।